Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Daily Hindu edition of 30th September 2022. तो आज जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ है. एंड देन वी ऑल्सो हैव इम्पॉर्टेंट न्यूज़. देयर इज़ वन इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ टाइप, ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी. सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे. तो ताकि ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है वी कैन अंडरस्टैंड इट, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड आरबीआई जो एक्शन ले रही है अलॉन्ग विद द मॉनेटरी पॉलिसी, उसका क्या इम्पैक्ट है. एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच हैज़ कम इन दैट पेपर. मैं उसका आपको मीनिंग भी समझाऊंगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एडिटोरियल टुडे. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू डू अबाउट CDS, एंड देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे. So let's start with the news. The first is that Supreme Court axes 51-year-old curb single women get equal abortion rights. तो ये न्यूज़ जो है पेज नंबर 10 पे भी है, फिर पेज नंबर 14 पे भी है, ठीक है. वी आर गोइंग टू डू दिस न्यूज़ इन डिटेल. आफ्टर दैट वी विल मूव टू अनदर न्यूज़. ओके, सो so before starting with this news, let's do some two small news so that we can concentrate on that news. First is that UNESCO lists 50 iconic Indian textile. So this is very important news. So it mentions causes for the dwindling popularity and provides strategies for their prevention. So UNESCO जो है, which is one of the specialized agency of the United Nations, it has released a list of 550 exclusive and iconic heritage textile craft of the country. ठीक है ना. So इसमें अगर आप देखेंगे तो तोड़ा और सुंगाड़ी है तमिलनाडु का, हिमरू फ्रॉम हैदराबाद, देन बंधा टाई एंड डाई फ्रॉम संबलपुर इन ओडिशा. Okay, these are some of the textiles which have been included in this list. If you will see, then Ilkal, Lambadi, Banjara embroidery from Karnataka, then Sikal Nayakanpet, Kalamkari from Thanjavur in Tamil Nadu, then Kunbi from Goa, Mashru weaves and Patola from Gujarat, Himru from Maharashtra, Gad Koiral from West Bengal. They have also found a place in 50 iconic textiles. So this is very important news from the culture point of view. तो यहाँ पे जो उसको इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग द ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल. सो इट लिस्ट हिस्ट्रीज एंड लेजेंड्स बिहाइंड द टेक्सटाइल्स, एंड देन इट डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लिकेटेड एंड सीक्रेट प्रोसेस बिहाइंड देयर मेकिंग, मेंशन द कॉजेज फॉर द ड्विंडलिंग पॉपुलैरिटी एंड प्रोवाइड स्ट्रेटजीज फॉर देयर प्रिजर्वेशन. तो यहाँ पे यूनेस्को जो है वो कह रहा है कि दैट वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ सेफ गार्डिंग दिस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन साउथ एशिया, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन साउथ एशिया इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो जो पब्लिकेशन है इट एम्स टू ब्रिज दिस गैप, ब्रिंग्स टुगेदर ईयर्स ऑफ रिसर्च ऑन द 50 सिलेक्टेड टेक्सटाइल्स. उसके बाद अगर हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया से, सो खेस फ्रॉम पानीपत, चंबा रुमाल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थिगमा और वूल टाई एंड डाई फ्रॉम लद्दाख, एंड अवध जामदानी फ्रॉम वाराणसी. ये टोटल लिस्ट है, इसमें 50 है, उसमें से कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इंडियन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो लास्ट ईयर दुर्गा पूजा, ओके, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो अभी चल भी रहा है वेस्ट बंगाल में, इट वाज इंक्लूडेड अंडर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ओके, ऑफ यूनेस्को. The next is Russia is set to annex 4 Ukraine regions today. तो यहाँ पे हम जानते हैं there are 4 regions which are Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk and Luhansk. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेफरेंडम चला था, तो रशिया ने क्लेम किया है कि यहाँ पे जो रेफरेंडम चला है वहाँ पे मैक्सिमम पीपल दे आर बैकिंग दैट दे शुड बी इंटीग्रेटेड विद रशिया, एंड नाउ रशिया इज सेट टू annex दिस 4 Ukraine regions today. Now coming to our news. देन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, ठीक है, एक एक्ट के से रिलेटेड, दैट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो है वो पहले मैरिड वुमेन को अलाउ करता था टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी इफ द फीटल एज इज़ बिटवीन 20 to 24 वीक्स, बट दिस वॉज नॉट अवेलेबल टू सिंगल वुमेन. Okay, so now Supreme Court has declared that single women with pregnancies between 20 and 24 weeks are entitled to access the safe and legal abortion care as married women. Okay, that is the first news. Now इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. एक छोटा सा न्यूज़ और लेते हुए आगे बढ़ते हैं. सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ मैन ऑफ हिज वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ
रेप द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। तो अगर आप देखेंगे तो मैरिटल रेप जो है वो आईपीसी में अभी एक्सेप्शन है, बट द सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस केस एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ मैन ऑफ हिज वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप। सो नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर सो लेट्स मूव हियर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेटा रखा है दैट कोर्ट हैज सेड दैट 8 वुमेन डाई एवरी डे इन इंडिया ड्यू टू अनसेफ एबॉर्शंस, देन 67% ऑफ द एबॉर्शंस कैरिड आउट बिटवीन 2007 एंड 2011 वर क्लासिफाइड एज अनसेफ। उसके बाद क्या है कि इलीगल एबॉर्शन इज कंटिन्यूइंग क्राइसिस स्पेशली अमंग द अनमैरिड वुमेन। उसके बाद जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है 2021 में, इसने क्या किया था कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसका उसने जो पीरियड था उसको 20 to 24 वीक्स कर दिया था, बट ये 20 to 24 वीक्स सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए ही रखा था। सी तो यहाँ पे लिखा है दैट एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट इन 2021 इंक्लूडेड द टर्म पार्टनर टू शो दैट द लॉ वाज नॉट जस्ट कंसर्न्ड अबाउट वुमेन विद इन मैरिज। ओके, तो इसको उन्होंने इसको एक्सपांड कर दिया दैट अर्लियर ओनली मैरिड वुमेन वाज देयर, नाउ अनमैरिड वुमेन कैन आल्सो एक्सेस द safe abortion facility for 20 to 24 weeks of pregnancy. The next is, if you will see that SC ruling on abortion comes as a ray of hope according to the activist. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब we are continuing with the same thing, तो रूल 3 जो है रूल 3B of medical termination of pregnancy rules 2003 which was amended in October 2021 for abortion between 20 to 24 weeks of gestation period. ठीक है, ये रूल 3B है। तो ये रूल 3B में ही जो है इट इज़ अबाउट ओनली मैरिड वुमेन, तो जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपांड करके अनमैरिड वुमेन को भी ये राइट अब दे दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक और चीज़ ये है अबाउट द माइनर्स। तो एक पॉस्को एक्ट है, तो सेक्शन 19(1) ऑफ पॉस्को सेज दैट माइनर्स का जो है आइडेंटिटी वो रिवील नहीं किया जाएगा इफ़ दे आर सीकिंग एबॉर्शन। सो द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर is obliged under section 19(1) of the POSCO Act to report to the police when a minor approaches him or her for an abortion. Okay, और यहाँ पे देखेंगे कि registered medical doctors जो हैं, okay, now Supreme Court has directed that they are exempt from disclosing to the police the identity of minors who have come in for abortion. अब जो सेक्शन 19(1) है वो क्या कहता है that the registered medical practitioner must report to the police when a minor approaches him or her for an एबॉर्शन, पर वहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करना है। नाउ कमिंग टू वन मोर अबाउट द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप। ओके, सो हियर इफ़ यू विल जस्ट सी सेक्शन 375, तो उसमें एक्सेप्शन 2 है। सो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी रिमूव मैरिटल रेप फ्रॉम द एम्बिट ऑफ रेप। तो यहाँ पे जो है अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इट सेज कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट खुद रिकॉग्नाइज करता है दैट हस्बैंड्स एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और फोर्स्ड इंटरकोर्स कमिटेड ऑन हिज वाइफ एज अ रेप। ओके, एंड इट इज सेड दैट एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 वाज ओनली अ लीगल फिक्शन। नाउ अगेन वी हैव मोर फॉरेन टूरिस्ट इन JNK आफ्टर अफगान सिचुएशन। सो कुलदीप सिंह है, he is currently the Director General of CRPF and who is going to retire soon on September 30th, that is today. So now he has said कि Jammu and Kashmir में there has been increase in number of foreign terrorists in Jammu and Kashmir, especially after the Taliban takeover of Afghanistan. Okay, then he has said that when Article 370 was scrapped by the Parliament, the number of stone throwing incidents has reduced in Jammu and Kashmir. उसके बाद हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में there has been increase in targeted killing of civilians, especially migrants workers who are working in Jammu and Kashmir. Then about the left-wing extremism, he says that Chhattisgarh remains the formidable challenge. So he has pointed out that they have set up a proposal to set up a 30-bed hospital in Jagdalpur in Chhattisgarh. So Jagdalpur is around 300 km from Raipur, and the hospital will be beneficial for CRPF jawans who are injured in encounters with Maoist. Now let's see this 4 territories which are going to be annexed by Russia. So Kherson, Zaporizhia, Donetsk and Luhansk. So Kherson and Zaporizhia, they are in south, and Donetsk and Luhansk in the east.
Okay, they are crucial land corridor between Russia and Crimea Peninsula. So Crimea Peninsula, it was annexed by Russia in 2014. Okay, and they total make up 20% of Ukraine. Now the next is again European Union grapples with runaway energy prices. So यहाँ पर हम देखेंगे द यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस चल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ unexplained leak on the undersea Nord Stream 1 and 2 gas pipeline from Russia to Germany. Okay, so this has led to energy scarcity in यूरोपियन यूनियन। तो अगर आप ये न्यूज़ अभी देखो फॉलो करोगे, सो देयर इज अ डेलिबरेट साबोटाज इन नॉर्थ स्ट्रीम लीक्स नाटो। तो नाटो ने कहा है कि जो ये नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, यहाँ पे डेलिबरेट साबोटाज हुआ है, डेलिबरेट लीक यहाँ पे कराया गया है कि ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ की सप्लाई कम की जा सके। ओके, उसके बाद फैक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट व्हाट इंडिया इज सेइंग। So India wants a relationship of mutual sensitivity with the China. Okay, so यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, he was speaking about the relationship with China। अभी हम रिसेंटली चाइना के बारे में हमने पढ़ा कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट हो गया है बिफोर द SCO समिट। ओके, पेट्रोलिंग पॉइंट 15। ओके, सो नाउ फिर आया था कि कल चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा था, चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, दैट the relationship is on the path of normalization. So now our foreign minister is saying that India wants a relationship of mutual sensitivity. उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, so wait and see जयशंकर on India's position on referendums in Ukraine। तो referendum के बाद जो अभी हमने पढ़ा कि that Russia is going to annex 4 provinces in Ukraine, so India is going to wait and see that what happens over there, right? About the referendum, fine. So if we will just say that India has abstained on resolution sanctioning Moscow at the Security Council and the General Assembly in the past। उसके बाद रशिया ने क्या किया, it has conducted a referendum between September 23 and 27। okay, and after that Russian administrations are saying that the majority of the people have approved to join Russia। उसके बाद इयान द टेरिबल, तो हमने भी कल पढ़ा था हरिकेन इयान। तो हरिकेन इयान जो है, it made a landform in Cuba and after that it is traveling towards Gulf of Florida। ठीक है, तो हरिकेन जो है, इट इज़ जैसे कि हम लोग साइक्लोन जो पढ़ते हैं, तो अटलांटिक ओशन में साइक्लोन को कहते हैं हरिकेन। ठीक है, उसके बाद पैसिफिक में ही इसको हम कहते हैं टाइफून। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसको हम कहते हैं विली विलीज। These are the different name of tropical cyclones. So here we are discussing about Ian। So now Ian, it has made a landfall on Florida। ठीक है ना, तो ये फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं। ठीक है, the next is again a one liner, US announces $810 million in funding for Pacific Islands। तो हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि that China was trying to approach this Pacific Islands। Okay, now US has announced $810 million in new funding for Pacific Islands at a summit with President Joe Biden। Okay, amid inroads by China in the strategic but sparsely populated region। Okay, so ये जो Pacific Islands है, they are very strategically located। ठीक है, रिसेंटली अभी आपने पढ़ा होगा कि दैट चाइना ने अभी सिक्योरिटी पैक्ट किया है विद सोलोमन आइलैंड। सो आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट सम ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स दे सेड दैट दे डू नॉट वांट टू बिकम द part of great economic power rivalries in Indo-Pacific region। okay, but after that also US has now announced a new economic package for this country। okay, अब यहाँ पे कुछ important information है that United Nations will recognize Cook Island and new a self-governing territory whose foreign and defense policies are linked to New Zealand। okay, so this is also very important। द नेक्स्ट इज सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने अभी पैक्ट किया है। सो यहाँ पे फियर है दैट सोलोमन आइलैंड कैन बी यूज्ड बाय चाइनीज एज अ बेस टू एक्सपांड देयर मिलिट्री इन दी पैसिफिक रीजन। द नेक्स्ट इज अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना। सो अबाउट द करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट में देखिए
पूरा फंडा समझिए क्या है। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं, पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में जैसे कि आपने एफडीआई पढ़ा होगा, एफआईआई पढ़ा होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पढ़ा होगा, लोन्स पढ़ा होगा, ठीक है ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक, एनआरआई अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, दे आर ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, विजिबल एंड इनविजिबल, ठीक है ना। विजिबल में आते हैं गुड्स, इनविजिबल में क्या क्या आता है, ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है ना, ट्रांसफर्स जैसे गिफ्ट डोनेशन हो गया, एंड रेमिटेंसेस, ठीक है ना। दे ऑल मेक करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इज वेरी हाई, इट शोज दैट द आउटफ्लो ऑफ डॉलर इज मोर एंड इनफ्लो ऑफ डॉलर इज लेस। तो अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इट इज $23.9 बिलियन और 2.8% ऑफ जीडीपी। ओके, अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बरकरार रखते हैं, बाय अट्रैक्टिंग कैपिटल इनफ्लोज। ओके, बट कैपिटल इनफ्लोज कब आएगा, व्हेन देयर इज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। पर अभी अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे आर मेकिंग एन आउटफ्लो। तो इसी की वजह से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होते जा रहा है। नाउ करेंटली इट इज $545 बिलियन, ठीक है, विच इज़ वेरी लेस, नॉट वेरी लेस बट विच इज़ dwindling, ठीक है। अगर हम देखेंगे नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच सॉ आउटफ्लो ऑफ $14.6 बिलियन वर्सेज इनफ्लोज ऑफ $10.4 बिलियन, 0.4 बिलियन इन लास्ट क्वार्टर। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ रोज टू $13.6 बिलियन फ्रॉम $11.6 बिलियन अ ईयर अर्लियर। फाइन, अब हम कैट के बाकी उसमें आते हैं, प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ओके, लाइक मेनली रेमिटेंसेस, ओके, सो इट हैज़ ग्रू बाय 22.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट इट हैज़ ग्रू बाय 35.4%। अगर हम अपना बात करें ट्रेड डेफिसिट मतलब विजिबल का, तो अगर ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो अभी कितना चल रहा है, $68.6 बिलियन विच हैज़ इंक्रीज फ्रॉम $30.7 बिलियन इन लास्ट ईयर। नाउ फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले किया था द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इन डिटेल। सो नाउ दिस बिल हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ दिस बिल इज गोइंग टू रिप्लेस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट इनेक्टेड इन 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन, सॉरी ये 1993 होगा, एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। Okay, so this three laws will be replaced by Indian Telecommunication Bill 2022. इसके जो significant features हैं like over the top communication services like messenger services like WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, Duo, Google Meet, etc. They will now all be considered as a part of telecom services. Okay, so यहाँ पे once they are declared as a telecommunication service, they will be subject to licensing conditions same as telecom service providers. Okay. So TSPs जो होते हैं telecom service providers, they have to be issued the unified access service license for them to provide telecommunication services in India. तो same चीज that is unified access service license UASL अब इनको भी लेना पड़ेगा। Fine, then they will be subject to number of conditions such as they have to maintain their know your customer details, they have to adhere to certain encryption regulations and allowing lawful access to the government of their equipment and networks. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इसकी कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो स्पैम कॉल्स और फ्रॉड्स के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जो ड्राफ्ट बिल है इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ कम्युनिकेटिंग यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस शैल बी अवेलेबल टू द यूज़र रिसीविंग सच कम्युनिकेशन। मतलब कौन किसको कॉल कर रहा है, ठीक है ना। फाइन, सो इफ़ ही इज़ द कॉलर एंड ही इज़ द कंज्यूमर, देन कंज्यूमर शुड नो दैट विच पर्सन इज़ कॉलिंग हिम।
द नेक्स्ट इज जो कमर्शियल कम्युनिकेशंस होते हैं विच आर फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इन नेचर दे शुड बी मेड ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ ट्राई। सो ट्राई को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा ये बिल? ट्राई विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1997 एज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। So first, the government would no longer be required to seek recommendations from the TRAI before issuing licenses. Second, it also removes the power of the TRAI to requisition from the government information or documents that are necessary to make such recommendations. Then, the Department of Telecommunication will no longer be required to refer back to TRAI the recommendations for reconsideration. Okay? उसके बाद देखिए इंटरनेट शटडाउन्स। तो पहली बार इंटरनेट शटडाउन्स को एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा, अ स्पेसिफिक प्रोविजन विच विल एनेबल द गवर्नमेंट टू ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। अभी तक इंटरनेट सस्पेंशन किसके अंडर होता है? दैट इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 विच इज द पार्ट ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ओके, उसके बाद what about TSPs? So see, it says that the primary route for allocation of the spectrum is auction, but if the spectrum is going to be allocated for government use such as defense or transportation, तो spectrum का auction route follow नहीं होगा, it will happen through administrative process. okay, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि TSP okay, they are allowed to exploit the spectrum resource fully by enabling sharing। जैसे कि स्पेक्ट्रम उन्होंने ले लिया, अब वो स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक कंपनी है एक्स, उसके पास मान लो 100 यूनिट का स्पेक्ट्रम है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज़ ओनली एबल टू यूज़ 50 यूनिट। अभी 50 यूनिट का क्या होगा, ठीक है ना, तो ये 50 यूनिट में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन शेयर, ट्रेड, लीज, सरेंडर और रिटर्न दिस अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद द बिल ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जिंग और डीमर्जिंग। उसके बाद अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट ऑफ वे, दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप टेलीकॉम टावर्स। इट मैंडेट्स, द बिल मैंडेट्स दैट इफ द लैंड इज ओन्ड बाय अ पब्लिक एंटिटी लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी पब्लिक बॉडी, so they have to give this land for setting up the towers expeditiously unless there is an express ground of refusal. उसके बाद the draft allows the funds under the universal service obligation fund to be utilized for other purposes also, such as urban area connectivity, research, expanding its current mandate from the limited aspect of enhancing rural connectivity. तो USOF करके एक फंड है, 5% लीवाई जो लगता है AGR का, वो इस फंड में जाता है। पहले इसको यूज़ करते थे फॉर एक्सपांडिंग द नेटवर्क इन रूरल एरिया, नाउ इसका जो नाम है वो भी बदल दिया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड रखा जाएगा, एंड इसका जो मैंडेट है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, सच एज एनहांसिंग अर्बन एरिया कनेक्टिविटी, रिसर्च एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट द रूपी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो रूपी डेप्रिसिएशन के बारे में मैं बस पहले एक फैक्ट्स कवर कर लेता हूँ कि लास्ट वीक वी विल सी द रूपी इट हैज़ वीकेंड अगेंस्ट द डॉलर पास द 81 मार्क टू अ रिकॉर्ड लो। उसके बाद RBI इसको अरेस्ट कैसे कर रहा है? बाय इंटरवेनिंग इन अ फॉरेक्स मार्केट टू स्मूदन द डिक्लाइन। मतलब कि इन RBI के पास जो फॉरेक्स है उस फॉरेक्स का थोड़ा सा पार्ट वो यूज़ कर रहा है टू सप्लाई डॉलर इन इंडियन मार्केट सो दैट द डेप्रिसिएशन और द फॉल ऑफ रूपी इज़ नॉट वेरी सीवियर। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट फॉरेक्स रिजर्व पे क्या पड़ा है, सो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव फॉलन अबाउट $94 बिलियन इन 12 मंथ्स टू अबाउट $445 बिलियन अंटिल मिड सितंबर। ठीक है, सो दिस आर द इम्पैक्ट्स। अब यहाँ पे जो है देयर आर टू थिंग्स विच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। फाइन, द टू थिंग इज कि पहले तो रीज़न क्या है रूपी डेप्रिसिएशन का, जो आप ये आर्टिकल पढ़ के पता लगाओगे। तो यहाँ पे जो है द हॉकिश monetary policy, the hawkish monetary policy which is being followed by US Federal Reserve। तो इसके वजह से क्या हुआ है? इसके वजह से ये हुआ है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे आर मूविंग आउट द कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो कैट जो हमारा है वो भी बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन जो है हमारा वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब RBI देखिए क्या कर रही है, RBI जो है वो फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ रिजर्व यूज़ कर रही है टू स्टेबलाइज द रूपी। गॉट इट। अब यहाँ पे ऑथर्स दे आर सेइंग कि क्या RBI को ये मेथड फॉलो करना चाहिए या RBI को इन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि जैसे कि इन्फ्लेशन को
कंट्रोल करे, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी तो अपने आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो ऑथर्स आर सेइंग कि दो चीज़ें इसमें समझने के लिए है, एक तो टेपर टेंट्रम, दूसरा गुइदोत्ती ग्रीनस्पैन रूल, कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, अभी आपने पढ़ा। तो हमारे आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए? सो इट सेज कि आरबीआई के पास दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक तो ये कि जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको कवर कर ले, इतना फॉरेक्स होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है गुइदोत्ती ग्रीनस्पैन रूल, विच सेज कि कितना रिजर्व होना चाहिए, तो एटलीस्ट इतना रिजर्व होना चाहिए कि ताकि जो एक साल का जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है उसको कवर किया जा सके। दैट इज कॉल्ड एज गुइदोत्ती ग्रीनस्पैन रूल। देन द नेक्स्ट इज कि क्या जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ओके, विच मेजर्स द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस विद अदर नेशंस, रील जो होता है इट मेजर्स द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस विद अदर नेशंस यूजिंग अ बास्केट ऑफ करेंसीज, ओके। तो क्या आरबीआई इसके बेसिस पे फॉरेक्स मैनेजमेंट करे? सो सम ऑथर्स आर सेइंग कि इट इज़ बेटर टू रिटर्न बैक टू मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। बिकॉज ऑफ टेपर टेंट्रम 2013 का मतलब होता है कि 2013 में व्हेन द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे वर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, दैट एपिसोड इज कॉल्ड एज टेपर टेंट्रम। तो उस वक्त भी आरबीआई ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया था। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया था, कैट जो था उसको बढ़ने नहीं दिया था, फिजिकल डेफिसिट भी कंट्रोल में था। सो अल्टीमेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। द लास्ट एडिटोरियल इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल इज़ अबाउट CDS, ठीक है ना। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को न्यू CDS अपॉइंट किया है। 9 महीने से ये पोस्ट खाली थी आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ जनरल बिपिन रावत हु वाज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट जो इनका टेन्योर होगा वो 4 years का होगा, एंड द जॉब इज़ टू ब्रिंग साइनर्जी एंड टू डेवलप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड फॉर इंडिया by integrating the logistic support, logistics, transport, support service, training, communication, repairs and maintenance of all the 3 services, that is armed force, air force and navy, okay. so that is the job of CDS, okay. अब जो जनरल चौहान है उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है, ओके। सो ही हैज़ बीन अर्लियर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो वो मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो अब ये क्या है कि जो जॉइंटनेस है वो क्या होता है कि हमको जो ऑपरेशंस हैं तीनों फोर्सेस के उसको उसमें जॉइंटनेस लाना है फॉर क्रिएटिंग द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ताकि जब कभी लड़ाई हो सो वी कैन इफेक्टिवली डील विद दिस इफ़ वी हैव द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक। इसका मतलब क्या है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी दे विल नॉट वर्क इन डिफरेंट साइलोस, दे विल वर्क इन टैंडेम, ओके, इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग ईच अदर स्ट्रेंथ फॉर न्यूट्रलाइजिंग द थ्रेट। उसके साथ साथ CDS में देखो क्या है कि ये जो पोस्ट बनी थी 2019 में जब ये पोस्ट बना था, ठीक है ना। सो 2019 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो CDS ही होते हैं। उसके साथ साथ जो CDS होते हैं वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, ओके। रिसेंटली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CDS का उसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया था कि रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नॉट हैविंग एज अबाउट 62 years एंड 3-star जनरल, ओके, इनको हम CDS बना सकते हैं। दैट वाज द क्वालिफिकेशन फॉर CDS। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.